विधि लक्ष्मीकांत का ये जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो यहाँ ये जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ने में उतनी खास मज़ा से आती नहीं है। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनर पे लिखा हुआ है। तो व्हाट वी हैव डन इसकी इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, बस कुछ इतने ही पेजेस के नोट्स हैं। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो वी विल स्टडी दिस वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए थे 1600s में। क्वीन एलिजाबेथ जो बेथ वन है उसने एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रैंड किए थे, ठीक है, किसको, कंपनी को। 1765 में बक्सर का वॉर होता है और दीवानी राइट्स जो होती है वो दे दी जाती है। व्हाट इज दीवानी राइट्स? रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि पैसे कलेक्ट करने की भी पावर और सिविल जस्टिस की भी पावर मिल जाती है। किस चीज़ की, कहाँ की? तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा की। तो कंपनी के तो यहाँ पे जलवे हो गए। उसके बाद 1857 में सिपाही म्यूटिनी होती है, यानी कि विद्रोह होता है, ठीक है, यानी कि म्यूटिनी टाइप का मतलब होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेनली जो कंपनी होती है उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अंटिल 15 अगस्त 1947। यहाँ पे जो है क्राउन जो होता है टेक ओवर टाइप का कर लेता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है 1946 में। 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आ जाती है। ब्रिटिश जो होते हैं लेड करते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया। अब आते हैं अपन अपने चार्टर एक्ट्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ये सब आए थे। ये मैंने बहुत ही इजी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यू विल लव दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब हमको ये देखना है कि सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अब ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, एक होती थी बंगाल, एक होती थी बॉम्बे, एक होती थी मद्रास। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो उसके सबऑर्डिनेट इन दोनों को कर दिया गया है, बंगाल उसको बॉम्बे को और मद्रास को। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसके अंदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल आती थी 4 मेंबर्स की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, कहाँ पे? कलकत्ता में 1774 में। उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। इसमें कोई प्राइवेट ट्रेड्स नहीं होते थे। कोड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जो कि रिपोर्ट करेंगे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फाउंडेशन भी रख दिया गया था। अब बात करते हैं ये कि कौन सा एक्ट है अपना, अमेंडिंग एक्ट 1781। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने लिख दिया, यू कैन रीड दिस। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। यहाँ पे क्या किया गया, ये जो 4 मेंबर्स गए थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, यहाँ पे उसको 3 मेंबर्स कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और यहाँ पे मेनली डबल गवर्नमेंट आ गई है। कैसे? कि कमर्शियल काम के लिए, यानी कि जो पैसे लेन देन वाले काम है वो कोड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, जो कि पॉलिटिकल काम है जो जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। इनके अंदर ही सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू पावर्स भी दे दी गई थी। अब ये जो कंपनी की टेरिटरीज है इसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ओवर राइडिंग पावर दिया गया है ना ओवर काउंसिल के ऊपर। फिर आता है मोर पावर दिया गया बंगाल को, और ज़्यादा पावर दे दी गई। जो ये अपना बॉम्बे एंड मद्रास इसके सबॉर्डिनेट थे ना, तो उसमें क्या किया गया था, पहले तो सबॉर्डिनेट यहाँ पे थे ही, ऑलरेडी सबॉर्डिनेट थे, लेकिन अब क्या किया गया है, ज़्यादा पावर बंगाल को और ज़्यादा दी गई है। तो ट्रेड मोनोपोली और बढ़ा दी गई है ना। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से लेने लगे थे। ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक हमने 4 एक्ट्स देखे बट इसमें से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला पिट्स इंडिया इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे देखो क्या होता है, मेरी जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, जो बोला गया था कि आप सिर्फ एक ही कंपनी है, उन्हीं को सिर्फ जो है ट्रेड करने का हक रहेगा, जो कि अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिनको चार्टर मिला हुआ था, तो वो जो ट्रेड मोनोपोली थी ना उसको एबॉलिश कर दिया गया। बट सिर्फ टी एंड चाइना, यानी कि चाइना से अगर कोई व्यापार करना है, कोई ट्रेड करना है, तो उसमें मोनोपोली रहेगी, यानी कि सिर्फ यही कंपनी कर पाएगी। और एक चाय के ट्रेड में आप जो है कोई दूसरी कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएगी, ऐसा बोला गया था। फिर उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ना यहाँ पे आने लगे बहुत सारे, उनको अलाउ किया गया और वेस्टर्न एजुकेशन भी यहाँ पे स्प्रेड होने लगा इन्हीं के कारण। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने टैक्सेस इंपोज कर दिया लोगों के ऊपर, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें 2 ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रेड मोनोपोली वाला और एक क्रिश्चियन मिशनरीज वाला। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे मेनली सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। याद रखना बेंटिक जो था, उस बेंटिंग के टाइम पे क्या किया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि कौन था अपना, ये देखो ये लिखा है वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हटा के इंडिया बना दिया गया। अब जब इंडिया बना दिया जाएगा तो बड़ा हो गया एरिया, यहाँ तो सिर्फ बंगाल था, यहाँ तो इंडिया हो गया, तो ये सेंट्रलाइजेशन को दिखाता है। और ये जो है कौन बना, बेंटिक बना। अब देखो बेंटिक को क्या किया गया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर इंडिया दे दिया गया, ठीक है। अब बंगाल के पास जो पावर थी वो भी नहीं बची और मद्रास के पास जो पावर थी वो भी नहीं बची, सॉरी बॉम्बे के पास जो पावर थी और मद्रास दोनों के पास उतनी खास पावर नहीं बची।
अब जो यहाँ पे यूरोपियन जो मिशनरीज आ रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दी गई थी यूरोपियन सेटलमेंट के ऊपर। बट अब जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, उनको खत्म कर दिया गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियंस है वो इंडिया में आ सकते थे। अब कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे ना, वो कमर्शियल बॉडी को हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यहाँ पे कोड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बनाया गया था, सीओडी को कमर्शियल बॉडी बनाई थी ना, लेकिन अब वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। ठीक है, इसके पहले के जितने भी वो थे, जो भी आ रहे थे, उनको रेगुलेशंस बोल रहे थे, और अब जो आएंगे वो उनको एक्ट बोलेंगे। ठीक है, एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले को लॉ मेंबर ऐड किया गया, ये फोर्थ मेंबर था। अभी तक यहाँ थी, यहाँ कितने मेंबर्स आ गए थे, 3 मेंबर्स आ गए थे, 3 मेंबर्स टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, 4 मेंबर्स कर दिए गए। वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 4th मेंबर को ऐड कर दिया गया, अब 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है, ओपन कॉम्पिटिशन जो थे उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, लेकिन सक्सेसफुल रहा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सिलेवरी को एंड करने का भी स्टेप्स लिए गए थे बेंटिक के टाइम पे, याद है ना। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। याद रखना, डलहाउसी के टाइम पे हुआ था ये। यहाँ पे मेनली सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई थी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की। एग्जीक्यूटिव जैसे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, वहाँ पे मेनली ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, यहाँ पे मेनली डिसाइड किया गया कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अलग अलग कर देंगे। कुछ 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए लोकल रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें 4 मेंबर्स थे मद्रास, बॉम्बे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट एक तरीके से ना स्टार्ट करी गई। क्या किया गया, गवर्नर जनरल्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड किया गया। अभी तक कहा था एग्जीक्यूटिव मतलब जो कि सिर्फ काम करता है। तो अंग्रेज ना हमेशा ना हमको लेजिस्लेटिव देते थे, एग्जीक्यूटिव में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। तो सबसे पहले इन्होंने गवर्नर जनरल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे बनाई है, और इसी में लेजिस्लेचर में ही लोकल रिप्रेजेंटेशंस को अलाउ किया है। ठीक है, देखो, अब लॉ फ्रेम करना हो, है ना, लॉ एग्जीक्यूट करना हो, मेन काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अगर आप लॉ बना भी दिए हो, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एग्जीक्यूशन वो, क्योंकि ब्राइबरी वगैरह, करप्शन वगैरह भी एग्जीक्यूशन में ही होता है, इसीलिए वो हमेशा हम लेजिस्लेटिव में तो दे दिया करते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव में नहीं दिया करते थे। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव में बढ़ाया गया। यहाँ पे ओपन कॉम्पिटिशन हुआ था पहली बार, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे बने थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्रैक किया था। फिर मैकॉले कमेटी भी बनी थी 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 रिवोल्ट के बाद क्राउन रूल आ जाता है। ठीक है, तो अपन क्राउन रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्राउन रूल में सबसे पहले क्या आता है, देखो 1857 से 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल चला है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको वॉइसरॉय बना दिया जाता है। ठीक है, और देखो गवर्नर जनरल इंडिया कब आया था, 1833 में। मैंने अभी डिस्कस किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि यहाँ पे था, ये 1833 में। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया है। ठीक है, 1833 में, और पहले तो गवर्नर जनरल बंगाल इसमें आया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया 1833 में, फिर वॉइसरॉय आया कैनिंग। ठीक है, फिर डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। कौन सी, यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई थी BOC और COT, इन दोनों जो बाइफर्केशन किया था पॉलिटिकल एंड कमर्शियल का, उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया। ठीक है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्यू और बीइंग सूड, यानी इसके ऊपर केस किया जा सकता है और इसको केस में घसीट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में थे। यहाँ पे 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, एडवाइजरी बॉडी एक तरीके से। ये कहाँ थी, लंदन में थी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 18 इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, इसके लिए एक ना फॉर्मूला है पोर्ट करके। ठीक है, वेट लिंग इसको मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो इंडियंस का कॉपरेशन वो लोग चाहते थे, क्योंकि 1857 रिवोल्ट में उन्होंने देख लिया था कि इंडियंस जो है बहुत पावरफुल है और कभी भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, इसलिए इनको इंडियंस को कॉपरेशन चाहिए था। तो इंडिया जो थे वो इंडियंस जो थे उनको लॉ मेकिंग में इन लोग इन्वॉल्व करने लगे। ठीक है, तो वॉइस रॉय जो है ना, जो कैनिंग है वॉइस रॉय। ठीक है, कौन है वॉइस रॉय, तो कैनिंग को बनाया गया वॉइस रॉय। तो ये जो है ये नॉमिनेट करेगा 3 इंडियंस को, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकरराव। इन तीनों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर कहाँ अपॉइंट करेगा, इन वॉइस रॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखो, लेजिस्लेचर मतलब होता है रूल बनाना, मैंने बता चुका है। एग्जीक्यूटिव मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, और करप्शन सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन में होता है। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि इंडियंस को जो है सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही डाला जाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो नहीं चाहते थे। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में डालने की बात करी है, जिनमें ये 3 मेंबर्स, 3 इंडियंस थे। ठीक है, अब आता है मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870s के टाइम पे, है ना, जिसमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करी थी और टैक्सेशन की भी बात करी गई है। ठीक है, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे मेनली 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जिसमें बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो वापस दे दी जाती है। ठीक है, और फिर न्यू काउंसिल्स, प्रोविंसेस वगैरह बनते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है, डिपार्टमेंट्स स्टार्ट होते हैं। कैसे, देखो, जैसे अभी तक क्या, जैसे कि
सारा काम सिर्फ वॉइस रॉय का है, ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ लोग हैं, है ना, 4। बट अब क्या क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब क्या करेगा कि ये लोग सब एक साथ नहीं आएंगे, ये लोग डिपार्टमेंट वाइज आएंगे। किसी को पानी का दे दिया, किसी को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का दे दिया, किसी को रोड्स का दे दिया। तो इन सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे कि कल्चर का अलग, है ना, खाने का अलग, और इस टाइप में डिपार्टमेंट्स बन गए, ठीक है। अब ये लोग अलग अलग करके डिपार्टमेंट वाइज जो है वॉइस रॉय के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, तो वॉइस रॉय उसको एक एक करके सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस पता है ना आप लोगों को, जैसे कि जब कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो जो होता है वॉइस रॉय ऑर्डिनेंसेस लेके आ पाता है। इसका लेजिस्लेटिव, जैसे लेजिस्लेचर लॉ पास करती है ना, उसी टाइप का फोर्स रहता है। तो ये 6 महीने की लाइफ थी इसकी, ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। अब रिपन रेजोल्यूशन भी आता है, डू द सेम फॉर द लोकल बॉडीज़, है ना। ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है लोकल बॉडीज़ में करने के लिए रिपन का रेजोल्यूशन आता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 1859 में बना, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1861 में बना, और आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड वो 1862 में बना था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। सॉरी, इसके पहले अपन ये देखते हैं कि पोर्ट क्या है, राइट। तो देखो, पी मतलब होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, याद रखना 1861 को पोर्ट से देखते हैं, ठीक है, कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद 1861 का लॉ आता है, उसमें पोर्ट से ये लोग भाग जाते हैं। ट्रिक है याद रखने की कि वो लोग पोर्ट से जो है भगाने की कोशिश करते हैं, पोर्ट एक तरीके का आ जाता है, ठीक है। तो पोर्ट पी से क्या आता है अपना पोर्टफोलियो सिस्टम, ओ से आता है ऑर्डिनेंसेस, आर से आता है रिटर्न ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। देखो, रिटर्न ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी इनको वापस मिल जाती है। फिर टी मतलब कि 3 इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इनको अपॉइंट किया गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। तो इसका जो थोड़ा सा ट्रिक है बीन है, ठीक है, उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडायरेक्ट इलेक्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और एक और चीज़ कि पावर ऑफ डिस्कस, जो बजट है उसको डिस्कस करने की पावर भी मिली गई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनको बढ़ाने की भी बात करी गई थी, ठीक है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बी से क्या है, बजट को डिस्कस किया। ई से क्या है, इलेक्शन, जो इंडायरेक्ट इलेक्शन से उनको स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद जो ई लिखा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाया गया, और एन से मतलब होता है नॉमिनेटेड और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है वो बढ़ाया गया। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। तो इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोरले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो जो था वाइस रॉय था। इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। अब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसकी नंबर्स बढ़ाने की बात करी गई है। सेंटर में नॉन ऑफिशियल में मेजॉरिटी जो थी उसको बढ़ाने की बात करी गई, और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बढ़ाने की बात करी गई। उसके बाद क्या आता है, जो स्टार्ट क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पे पूछना स्टार्ट कर दिया गया, पावर दे दी गई रिजोल्यूशन मूव वगैरह करने की। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइस रॉय की, देखो मैंने बताया था लेजिस्लेटिव में तो ये लोग दे देते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव में कतराते थे। देखो 1909 में आकर इन्होंने एग्जीक्यूटिव में अपना जो है इंसान भेजने की बात करी है, वो भी एक इंडियन जो कि सत्येंद्र प्रताप सिन्हा लॉ मेंबर है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स को देने की बात करी गई है, और इंट्रोड्यूस किया है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट बोथ, कहाँ पे, सेंटर एंड प्रोविंस दोनों में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें ये याद रखना कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मिंटो को बोलते हैं। देन स्टार्ट क्वेश्चंस की बात करी गई, रूल्स रिजोल्यूशन मूव करने की बात करी गई, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लाया गया, और मुस्लिम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इसके बाद आता है अपना मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ था, इसको नाम देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू एसओएस है और चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय है। इसमें ना क्या किया गया, डायरकी सिस्टम लेके आएगा। कैसे, तो एक सेंट्रल लिस्ट बनाई गई, एक प्रोविंस लिस्ट बनाई गई। तो सेंटर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंट्रल लिस्ट में डाल दी गई, और प्रोविंसेस की जितनी भी चीज़ें वो प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दी गई, है ना। स्टेट्स मतलब आज के टाइम पे जो स्टेट्स हैं वो उस टाइम पे प्रोविंस बोलते थे उसको, ठीक है। उसमें 2 लिस्ट बनाई गई। ट्रांसफर का मतलब है कि ये लोग जो है ना, जो एग्जीक्यूटिव जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चलेगी। किनकी लोकस लोगों की, एग्जीक्यूटिव्स की। बट रिजल्ट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी डायरेक्टली सेंटर में नहीं थी, सिर्फ प्रोविंसेस में डायरेक्टी थी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे फुल फ्लेज्ड चल रहा था, ठीक है। उसके बाद बाईकैमरल यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, इसको राज्यसभा लोकसभा हम बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है यहाँ पे। फिर रॉयज रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3/6 मेंबर जो थे वो इंडियन थे, ठीक है, एक्सेप्ट चीफ कमांडर इन चीफ, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया किसको, सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस को, याद रखना इसको। फ्रेंचाइजी थी नंबर, लिमिटेड नंबर को, बट वुमेन को राइट टू वोट यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही रेयर फैक्ट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको। फिर हाई कमिश्नर्स जो है इंडियन इन लंदन जो है वो आया। एसओएस सेम फंक्शंस जो है उसके ट्रांसफर कर दिए गए हाई कमिश्नर्स को। जो यहाँ पे एसओएस काम करता था वो चीज़ क्या कर दी गई, यहाँ पे हाई कमिश्नर इन लंदन को ट्रांसफर कर दी गई। फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टैब्लिश हुआ, पीएससी भी स्टैब्लिश हुआ, बजट सेपरेट हुआ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस का। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन आता है, बोलता है कि स्टैट्यूटरी कमीशन हम अपॉइंट करेंगे कब, 10 साल के बाद वो जो है रिपोर्ट देगा। 1927 में रिपोर्ट दी उसने, साइमन कमीशन ने नवंबर 1927 में आया और उसने जो है रिपोर्ट दे रही, अरे डायरेक्टली को अबॉलिश करने की बात करी। गवर्नर हैड वीटो पावर, गवर्नर को वीटो पावर दे दी गई। अब बात करते हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में।
यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, बट ये जो फेडरल स्कीम थी ये प्रपोज की गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं 3 लिस्ट के बारे में। यहाँ पे 3 लिस्ट आती है, फेडरल, प्रोविंस एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और जो रेसिडरी पावर थी वो वॉइस रॉय को दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, दैट सेंटर अबॉलिश किया जाता है डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस, जो डायरेक्टली इन प्रोविंसेस यहाँ आता है और यहाँ पे वो अबॉलिश कर दिया जाता है, और यहाँ पे सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर जाती है जिसमें रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। गवर्नर जो होगा वो एक एड एंड एडवाइस काम करेगा मिनिस्टर्स के, ठीक है। थोड़ी सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई है, बाईकैमरलिज्म भी यहाँ पे आया है, ठीक है। लोअर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही थी, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, और इस चीज़ में डायरकी में यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, और यहाँ पे कहाँ किसकी बात हो रही थी, डायरकी वाला जो है वो स्टेट की बात हो रही थी। और यहाँ पे जो डायरकी आई थी ना, ये वाली डायरकी, इसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिशन डायरकी इन द है ना, अबॉलिशन ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंस। अब बात करते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात करी एससी, विमेन एंड लेबर को, ठीक है। कम्युनल अवार्ड 1932 में आ चुका था और इस एक्ट के थ्रू इन्होंने इनको देने की कोशिश करी। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खत्म कर दिया गया, एडवाइजर्स की टीम आ गई थी, फ्रेंचाइजी जो है 10% पॉपुलेशन को देने में लगे थे, मतलब वोट करने का अधिकार। फिर आरबीआई स्टैब्लिश होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पे स्टेट आता है। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट को जो है पीएससी खोलनी रहती है, उसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। फिर फेडरल कोर्ट आ गया था 1937 में, लेटर इसको सुप्रीम कोर्ट बोला गया 1950। इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसी के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन लास्ट एक्ट की, जो कि है 1947 का एक्ट। 1947 के एक्ट में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहले तो इसको ना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को, और सोवरेन स्टेट बना दिया गया, ठीक है। क्रिएट किया गया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन को, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान। वॉइसरॉय हटा दिया, एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हटा दिया, लैप्स कर दिया ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का ओवर द प्रिंसली स्टेट। फिर प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दे दी गई कि आपको किसी को भी ज्वाइन करना है, इंडिया को या पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट भी रहना है तो आप रह सकते हो। फिर ड्रॉप कर दिया टाइटल का, एम्पर का टाइटल, है ना, कोई भी वीटो नहीं करेगा, गवर्नर जनरल कर सकता था, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड किया गया गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फॉर्म्ड। यानी कि देखो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो दे दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे हमारा संविधान तो बना नहीं था। संविधान तो 26 जनवरी को बना था। तो उस टाइम, इस पीरियड के बीच में क्या चल रहा था, मतलब किस एक्ट के थ्रू हमारा जो है कंट्री गवर्न हो रहा था, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947, ये वाले एक्ट के थ्रू भी जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा जो इंडिया है वो चल रहा था। हमारे सारे एक्ट्स जो हैं इतने से में ही कंप्लीट होते हैं, और ये जो आपको इतनी बड़ी बुक है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। हम सारे चैप्टर्स, लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स इसी के थ्रू, नोट्स के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ डू कमेंट, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और आगे की न्यू वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक भी करना एंड डू कमेंट, आपको उसमें क्या चीज़ मैं ऐड करना, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं क्या इसमें और ज़्यादा ऐड करूँ जिससे ये वीडियोज़ और अच्छी बन सके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ सजेशंस हो तो भी प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।